डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखीमपुर खीरी को सीएम योगी ने दी सौगात। 314 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। विकास और रोजगार का किया वादा। मथुरा नाव हादसे में 10 लोगों की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। मुआवजा और राहत बचाव का दिया आदेश। संचालकों पर लापरवाही का लगा आरोप। कानपुर किडनी कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों पर की छापेमारी। कई अस्पतालों को किया गया सील। सीएम योगी का नए गाजियाबाद का विजन। गाजियाबाद बनेगा इंटीग्रेटेड अर्बन हब। 2200 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट से होगा विकास। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भी सौगात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में 1622 करोड़ रुपए की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने गोकनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी अब पिछड़ा जनपद नहीं है, बल्कि यहाँ की उर्वरा धरती सोना उगलती है। उन्होंने कहा कि विकास की ये परियोजनाएं लखीमपुर खीरी के लोगों के जीवन को सुगम बनाएगी और रोजगार सृजन भी करेगी। लोकार्पण की कई परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग की 7 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल है, जिसकी लागत 176 करोड़ 80 लाख रुपए है। शिलान्यास की गई परियोजनाओं में पर्यटन विभाग की ओर से 69 करोड़ 14 रुपए की लागत से गोला लोकनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण के 3 कार्य शामिल हैं। हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम, यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा खुद सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं, कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए। और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है। धर्मनगरी वृंदावन के केसी घाट पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा नाव हादसा हो गया, जिसमें अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में पंजाब के लुधियाना का एक ही परिवार शामिल है, जिसने अपने 7 सदस्यों को खो दिया है। शनिवार को दूसरा दिन भी सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता 4 लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। शनिवार दोपहर एक और शव मिला है। इस तरह 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जांच में सामने आया कि नाविक पप्पू निषाद ने किसी भी श्रद्धालु को लाइफ जैकेट नहीं दी थी। हादसे के बाद नाविक मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने रात 9 बजे हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच के अनुसार नाव की क्षमता कम की थी, लेकिन सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। सभी श्रद्धालु लुधियाना के श्री बांके बिहारी क्लब की ओर से आयोजित 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद के लिए गाजियाबाद से भी एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटे हैं। साथ ही मथुरा छावनी से भी मदद मांगी गई है। अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों ने बचाव कार्य तेज कर दिया। नाव हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। यह राहत राशि उत्तर प्रदेश में केशी घाट के पास 10 तीर्थ यात्रियों की मौत के बाद घोषित की गई। मुख्यमंत्री योगी ने भी मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा भी देने के लिए निर्देश दिए हैं। देख रहे हैं कि लगातार जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोकल गोताखोर और हमारे जो नाविक साथीगण यहाँ के हैं,
प्रशासन की टीमें, सभी टीमें लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि जो नाव थी, जो डूबी थी, वो उल्टी होकर पूरी दलदली क्षेत्र में, डीप दलदली क्षेत्र में वहाँ फंसी हुई थी और पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से इस बात का प्रयास चल रहा था कि उस नाव को वहाँ से डिसलॉज किया जाए जो जहाँ फंसी हुई थी, जिससे कि अगर अंदर कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उसको हम लोग निकाल सके। नाव को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। नाव में कोई बॉडी अभी नहीं मिली है। अभी फर्दर जो है वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलेगा। जैसे ही बेहतर कंडीशन और होती है, सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिकाबगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान हल्की नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री लगातार पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जिलाध्यक्ष चेतन नारायण सिंह ने बयान को शर्मनाक बताते हुए भाजपा से कार्रवाई और माफी की मांग की है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया और चेतावनी दी कि बयानबाजी बंद नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। विश्व शर्मा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक पहचान दी, एक आसाम में उनको पहचान दी, वो व्यक्ति अपनी संपत्ति बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। हमारे कांग्रेस के नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोल के कितना उनको प्रभावित करना चाहता है मोदी जी को कि कौन सा और पद पा जाए। ऐसा नाकारा, निकम्मा, और वो क्या उसको कौन सा पद भी दी जाए कि गंदी से गंदी को वो भी कम पड़ेगा। कभी चिल्लाता है गाय मांस खाओ, घर में खाओ, कभी कहता है जो शब्द इस्तेमाल करता है सार्वजनिक रूप से शायद कोई भला आदमी करता हो। किसी गंडू कहता है, किसी को साला कहता है, सरेआम सोशल मीडिया में चल रहा है। कोई मुख्यमंत्री इस तरह शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन कितना गंदा व्यक्ति है। हम लोग पुतला फूंकने के माध्यम से मांग करेंगे। असम के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के 12 देवी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं नारेबाजी करते हुए केंद्र और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताते नजर आए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के आक्रोश के आगे पुलिस की कोशिश नाकाम रही। इस दौरान मौके पर हल्की नोकझोंक की स्थिति भी बनी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर देश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के तहत कानपुर में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल पहले से ही तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खास तौर से अभी जो आसाम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी में ही नहीं पूरे देश में गुस्से का उबाल है उनकी भाषा शैली पर। और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया का भी अपमान किया अभी जिस हम लोगों को देखने को मिला है, हम कांग्रेस जन और आम जनता के साथ सड़क पर उतरकर विश्व शर्मा का पुतला फूंकने का काम किया है। और हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अपनी जबान पर लगाम रखे, नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जवाब देने का काम करेगा। कानपुर नगर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची की प्रतियां सौंपी। जारी आंकड़ों के अनुसार जनपद के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 28,51,060 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 15,35,294 पुरुष, 13,15,656 महिला तथा 110 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रों में महाराजपुर में सबसे अधिक 3,69,379 और सीसामऊ में सबसे कम 2,12,940 मतदाता हैं। अभियान के दौरान 27 अक्टूबर 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक कुल 2,38,204 फॉर्म 6, 27,097 फॉर्म 7 और 76,636 फॉर्म 8 स्वीकृत किए गए।
जिलाधिकारी ने अभियान में सहयोग के लिए आमजन, राजनीतिक दलों, मीडिया और बीएलओ सहित सभी संबंधित कर्मियों का आभार जताया। जनपद में कानपुर नगर में पूरे प्रदेश की तरह 27 अक्टूबर 2025 में जो हमारा विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम था, सघन पुनरीक्षण का कार्यक्रम था, वो प्रारंभ हुआ था और उसके क्रम में आज 10 अप्रैल 2026 में ये प्रक्रिया पूर्ण हुई है। इसके क्रम में जो हमारा पहला चरण था वो ड्राफ्ट प्रकाशन था और एनुमरेशन फॉर्म जमा करने थे। ड्राफ्ट प्रकाशन जो 27 अक्टूबर में हुआ था सबसे पहले, उसमें हमारे करीब 35 लाख से अधिक मतदाता थे और फिर जब जिन मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए, जो शिफ्ट हो गए थे, जो मृतक थे, ऐसे लगभग 9 लाख मतदाता थे और उसके फलस्वरूप करीब 26 लाख 15 हजार मतदाता हमारे 6 जनवरी के जो ड्राफ्ट प्रकाशन में रह गए। उसके बाद हम लोगों ने लगातार अभियान चलाया, लोगों की सुनवाई करी गई। जो नो मैपिंग के या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नोटिस थे करीब 6 लाख लोगों को, वो निर्गत हुए और उसके क्रम में जो भारत निर्वाचन आयोग के मानक थे उसमें हम लोगों ने लोगों की घर घर सुनवाई भी करी है। कानपुर में चर्चित किडनी कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में कल्याणपुर क्षेत्र में कई अस्पतालों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान दिव्य रिलैक्स अस्पताल और एमएस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, जबकि मोहित मेडिकल सेंटर और शिव सर्जिकल सेंटर को नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया कि ये सभी अस्पताल निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित किए जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डॉक्टर रमित रस्तोगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर से बात की हमारे संवाददाता ने। में हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड के बाद से जनता का विश्वास जो है स्वास्थ्य विभाग से उठता चला जा रहा है, क्योंकि जहां पर धरती पर जनता अगर भगवान किसी को मानती है तो वो होते हैं डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सक। अगर चिकित्सकों की देखरेख में ही ऐसे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भ्रम पैदा होगा। विशेष अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत उनकी बखिया उधेड़ने का काम कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ACMO डॉक्टर रमित रस्तोगी जी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका APN पर। अभी तक कितने हॉस्पिटलों पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है? 29 अस्पतालों के बारे में तो सारी जनता को पता ही है, जो इन्वॉल्व थे डायरेक्टली उनको सील कर दिया गया है। एक को, अब 2 के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई चल रहा है। वर्तमान में आज हम लोग कल्याणपुर क्षेत्र में रूटीन अपना जो अभियान चलाते हैं, जैसे फरवरी में हमने चलाया था, उसके फॉलोअप में आज हम लोग गए थे। 15 अस्पताल हम लोगों ने आज विजिट करे, जिसमें से 2 हमें मानक विहीन मिले, जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन कोई कागज नहीं था, वो हमने सील कर दिए। वो है गोल्ड और हॉस्पिटल एक था और एक था मैग्नस हॉस्पिटल, 2 को सील कर दिया। बाकी 3-4 अस्पतालों में हमें ड्यूटी डॉक्टर नहीं मिले, उसके नोटिस वो पाए हैं। 4-6 अस्पतालों में लोगों ने अपने बोर्ड पे वो सुविधाएं प्रदर्शित कर रखी थी जो उनके यहाँ थी नहीं, एक तरह से जनता को गुमराह करने के लिए। तो उनको नोटिस दे आए और उनसे कह दिया कि 2 दिन के अंदर वो सारे बोर्ड वो सब हटवाएं, अन्यथा हम उनके ऊपर उचित कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद उसी का मकान मालिक महीना 2 महीने बाद किसी दूसरे को दूसरे नाम से दे देता है। तो वो चीज जो हम लोग सुधारना चाहते हैं वो सुधरती नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने अब की बार मकान मालिक को भी टारगेट बनाया इसका। जैसे कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं जिन मकानों में इस तरीके के मानक विहीन अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, उसमें प्रॉपर्टी मालिकों की मिली भगत सामने होने की बात सामने आई है। APN न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पीलीभीत के पूरनपुर में संयुक्त किसान संगठनों ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान संगठनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन किसानों और किसान नेताओं पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद शुरू करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन 10 अप्रैल तक भी खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा किसानों पर फार्मर रजिस्ट्री सहित नए नए नियम लागू कर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही विरोध करने वाले किसान नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के विरोध में संयुक्त किसान संगठनों के पदाधिकारी और किसान CO कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। कई थानों की पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक गेहूं खरीद शुरू नहीं होती और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। CO से नहीं, SP और DM से वार्ता करने की मांग के बाद भी समाप्त होगा धरना प्रदर्शन।
नई पुरानी मांगे ही हैं हमारी। लगातार किसानों की बात ना सुन के मंडी में तौल नहीं हो रही। किसान हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई खरीद नहीं हो रही। मंडी जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आप मंडी नहीं जा सकते। और पुलिस से हमारे कभी माहौल बिगड़ा नहीं, लेकिन हमारे सीओ साहब जो हैं पूरनपुर, इनमें थोड़ा कुछ है कि ये भी अनुज चौधरी बनना चाहते हैं। अनुज चौधरी वाली भाषा बोलते हैं कि किसान मंडी में नहीं घुसने देंगे, ये है वो है। तो इनकी भाषा को लेकर जो है आज सीओ साहब के यहाँ बैठे। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार गाजियाबाद अब एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और एरोसिटी प्रोजेक्ट व न केवल इस शहर की पहचान बदलने जा रहा है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। इसके साथ ही यह क्षेत्र इतने बड़े स्तर के इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट मॉडल का हिस्सा बनेगा, जिससे गाजियाबाद प्रदेश का बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। इसके साथ ही यहाँ लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास जल्द ही होने की संभावना है, जिससे वर्षों से अटकी योजना अब जमीन पर उतरने के करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी के विजन पर आधारित यह प्रोजेक्ट गाजियाबाद को स्पोर्ट्स, टूरिज्म और हाईटेक अर्बन डेवलपमेंट का बड़ा केंद्र बनाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर प्रमुख आकर्षण बनेगा। जीडीए के वीसी नंदकिशोर कलाल ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित इस योजना के तहत 37 एकड़ में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जाएगा, जबकि इसके आसपास 380 एकड़ में लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से एरोसिटी टाउनशिप बसाई जाएगी। दोनों को मिलाकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड अर्बन हब तैयार किया जाएगा, जहां खेल, व्यापार, पर्यटन और आधुनिक जीवन शैली का समेकित विकास होगा। दरअसल इस परियोजनाओं की रूपरेखा 2014-15 में तैयार हुई थी, लेकिन लंबे समय तक ये आगे नहीं बढ़ सकी। पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने के बजाय अपराध का साम्राज्य खड़ा करने के आरोप में हाल ही में बर्खास्त किए गए मुख्य आरक्षी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह मुख्य आरक्षी न केवल गिरोह बनाकर अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के धंधे में लिप्त था, बल्कि पुलिस महकमे के अधिकारियों और आम नागरिकों की बातों को रिकॉर्ड कर उन्हें डराने धमकाने का काम भी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल और 800 रुपए बरामद किए। यह गिरोह भोली भाली जनता को ऊंचे संपर्कों का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। आरोपी का दुस्साहस इतना अधिक था कि वह दुर्घटना से संबंधित मुकदमों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर बदलवाने के लिए विवेचकों पर अनुचित दबाव बनाता था। पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है। उस पर ललितपुर में पूर्व से ही जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के कई मुकदमे दर्ज हैं। वह विभाग के से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। अपराध की दुनिया में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह पूर्व में विभाग का ही हिस्सा क्यों ना रहा हो। आरोपित के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। बर्खास्त मुख्य आरक्षी जितेंद्र यादव अपने साथी गोलू यादव के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत साथी पुलिसकर्मियों व अन्य नागरिकों की रूटीन बातों को रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने, अवैध वसूली करने, जमीनों पर अवैध कब्जा करने, एक्सीडेंट संबंधी मुकदमों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर को विवेचक पर दबाव बनाकर चेंज करवाने, साथ ही अपराधियों को पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आत्महत्या का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने आदि के संबंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 323/26 की विवेचना में विवेचक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 10/4/26 को वांछित अभियुक्त बर्खास्त मुख्य आरक्षी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके साथी गोलू यादव पूर्व से ही जेल में निरुद्ध है। रामपुर में महिला सिपाही की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। 25 फरवरी को गंज थाना क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मी लता और उसके 3 वर्षीय बेटे लड्डू की सड़क हादसे में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने
जांच में पाया कि लता के पति दान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दान सिंह सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रदीप फरार हो गया था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गंज में जैसा कि आपको विदित होगा, एक अभियोग फरवरी में पंजीकृत किया गया था, जिसमें बाद में खुलासा हुआ तो पता चला कि महिला कांस्टेबल की मृत्यु एक्सीडेंट में ना होकर के एक हत्या है। उसी अभियोग में एक अभियुक्त प्रदीप नाम का वांछित था, जिसमें इनाम भी घोषित था। उसको कल हमारी टीम ने, गंज थाने की टीम ने पकड़ के जेल भेजा है। विवेचना अभी प्रचलित है। वही एक्सीडेंट के जो पहले मुकदमा लिखा था वही घटना है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल की जलने से मृत्यु हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।